Hello to all class 10 students, and I hope you all are doing great. So today class we are going to finish the chapter elasticity of supply. This is a lesson number 4 and we are going to finish it today. Children, so today we are going to do factors affecting elasticity of supply. We are going to do factors affecting elasticity of सप्लाई। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे फर्क पड़ता है, कौन सी चीजें ऐसी है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को असर डालती है। राइट नाउ हम सब जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 5 तरह की है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली नॉन इलास्टिक सप्लाई, देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, देन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। नाउ अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इलास्टिसिटी सप्लाई पे असर डालती है। पहला नेचर ऑफ इनपुट यूज, नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। राइट, नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड में हमको ये देखना है कि जो इनपुट है, जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी चीजें हैं वो जो यूज की जा रही है वो उनका नेचर क्या है, मतलब किस तरह की चीजें हैं। क्या वो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनका मिलना मुश्किल है, या वो इस तरह की चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपका इनपुट शुगर केन है तो शुगर केन इजीली मिल जाता है, तो उसके मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको शुगर केन इजीली मिल गया, आपने उससे चीनी बना ली है, गुड़ बना लिया, तो इस केस में क्या आपकी सप्लाई क्या है, इलास्टिक है। मतलब सप्लाई क्या होगी आपकी, या तो आप बोल सकते हो कि काफी सप्लाई हो सकती है, तो इलास्टिक सप्लाई है। लेकिन अगर आपके इनपुट्स कुछ इस तरह के हैं जिनकी सप्लाई इजीली नहीं हो पाती है, जैसे कि अगर आप सप्लाई में अगर आपका कोई चीज ऐसी बन रही है जिसमें डायमंड का यूज हो रहा है, तो डायमंड क्या है, डायमंड एक ऐसी चीज है जो इजिली अवेलेबल नहीं है। तो आप जो चीज में डायमंड का यूज कर रहे हो उस चीज की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इफ द इनपुट्स अवेलेबल आर इजिली अवेलेबल देन सप्लाई इज गोइंग टू बी इलास्टिक। इन केस इनपुट्स आर नॉट इजिली अवेलेबल देन सप्लाई इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक। राइट, if input used are easily available, then supply is going to be elastic and vice versa. So in this case we can see, बहुत सिंपल सी बात है, अगर इनपुट इजीली अवेलेबल है तो आपकी सप्लाई होती रहेगी, इसलिए इलास्टिक सप्लाई है। वरना इसका उल्टा होगा, अगर इनपुट इजीली अवेलेबल नहीं है, इनपुट का मतलब क्या है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट, नेचुरल कंस्ट्रेंट। सेकंड इज योर नेचुरल कंस्ट्रेंट। नेचुरल मतलब कुदरती, कंस्ट्रेंट मतलब पाबंदी या लिमिटेशन। राइट नाउ इसमें क्या है, वो नेचुरल कंस्ट्रेंट हम बोल रहे हैं, अगर नेचुरली कोई चीज की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वहां पे सप्लाई क्या है, इलास्टिक। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल दिया गया है टीक वुड का। टीक वुड जिसे हिंदी में सागौन की लकड़ी कहते हैं, वो एक तरह की लकड़ी है जिससे बहुत अच्छे फर्नीचर्स बनते हैं। अगर वो लकड़ी नहीं उग रही है या उसको उगने में टाइम है तो आप उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि नेचुरली वो अभी उगी ही नहीं है। लेकिन उसी तरीके से अगर वो लकड़ी की खूब सप्लाई है और जल्दी जल्दी उग जाता है, इस तरह का पेड़ या इस तरह की लकड़ी जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। सेम में लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स जो है नेचुरल में देखे थे, एप्पल्स ठंडे इलाकों में उगते हैं और ठंडियों में ही उगते हैं, तो ठंडियों में उनकी सप्लाई क्या रहेगी, खूब सारी रहेगी, मतलब इलास्टिक सप्लाई होगी। लेकिन वही एप्पल समर्स में नहीं उग पाते हैं, इसलिए आप देखोगे मार्केट में एप्पल्स क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाते हैं इस वक्त, क्योंकि नेचुरली ही उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, हियर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन natural conditions.
राइट। तो यहाँ पे सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है, नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड है, राइट। द नेक्स्ट इज योर रिस्क टेकिंग। Now, जो third important factors है which affect the elasticity of supply is the risk taking. See, if the entrepreneur, that is producer, if the producer is willing to take risk, then obviously the supply is going to be elastic. And in case the producer or the entrepreneur is not interested or not willing to take risk or he is hesitating, in that case the production is going to be low and the supply is going to be what? Inelastic, right? So, higher the willingness to take risk, elastic will be supply. Elastic will be supply. And vice versa. This is very very important thing. बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर रिस्क लेने को तैयार है तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और सप्लाई क्या रहेगी, इलास्टिक। इसी तरह इसका उल्टा, अगर प्रोड्यूसर रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो घबरा रहा है, तो इस केस में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। देन यू हैव नेचर ऑफ द कमोडिटी। Fourth is nature of commodity. नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या होता है, नेचर ऑफ कमोडिटी में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या कमोडिटी का जो नेचर है वो 3 तरह का नेचर हो सकता है। पहला आपका हो सकता है पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं उनकी सप्लाई क्या होती है, यूजुअली क्या होती है, उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। Right? Perishable goods has inelastic supply. इस तरह के गुड्स को आप बहुत जल्दी सप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जल्दी से खराब हो जाते हैं। उनको स्टोरेज के लिए स्पेशल जगह चाहिए होती है या बहुत जल्दी चीज़ें खराब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इनकी सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। बहुत ज़्यादा भी अगर ये मार्केट में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं अगर बाई चांस बिके नहीं तो, राइट। दूसरे तरह के गुड्स होते हैं आपके ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विच हैव लॉन्ग लाइफ, विच हैव लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबी लाइफ होती है ड्यूरेबल गुड्स की, जैसे कि फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, आपका बेड हो गया, ठीक है, मैट्रेसेस हो गए। तो इस तरह के गुड्स क्या है, जल्दी खराब नहीं होते हैं और ये आपकी स्टोर इजिली किए जा सकते हैं। अगर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाए तो इनकी सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक होती है, हैज़ इलास्टिक सप्लाई, हैज़ इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो ये जो हमने 4 पढ़े इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला इज योर नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। सो नेचर ऑफ इनपुट यूज का मतलब ये है, जो आप इनपुट यूज कर रहे हो, जो आप कच्चा माल यूज कर रहे हो, क्या वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो इजीली अवेलेबल है तो सप्लाई इस केस में क्या होगी, ऐसे गुड्स की सप्लाई क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। और अगर आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इन दैट केस द सप्लाई इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक। आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम रहेगी इस केस में, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है। सेकेंड इज नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें अगर जैसे कि हम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर जैसे कि आप देखोगे कि ठंडियों में ही एप्पल की सप्लाई ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो नेचुरली ही उसका फीचर है कि वो ठंडियों में ही उगता है, ठीक है। इसलिए एप्पल्स आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे विंटर्स के टाइम, और समर्स के टाइम उनकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो एक नेचुरल लिमिटेशन है। सेम वाटरमेलन का एग्जांपल लिया जा सकता है। वाटरमेलन ऑल्सो
is not available during winters time. They are available only in summer. So again natural constraint है, इसलिए उसकी elasticity क्या है, काफी हद तक nature पे dependent. Then is risk taking. See, if the person or the entrepreneur, the producer is interested in taking risk, the supply is going to be elastic. जितना आप risk लोगे उतना ज़्यादा production होगा, उतना supply inelastic रहेगी. और जितना आप risk कम लोगे उतना क्या होगा, supply कम रहेगी, क्योंकि आप production करना नहीं चाह रहे हो, आप production करने से घबरा रहे हैं. फोर्थ वन इज योर नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब है क्या, जो गुड है, जो कमोडिटी आप बना रहे हो, जो कमोडिटी प्रोड्यूसर बना रहा है, वो पेरिशेबल है. पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. तो अगर पेरिशेबल है तो उनकी सप्लाई क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि जल्दी से कोई इस तरह का सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं करता है, इस तरह के प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि अगर ये नहीं बिके तो ये खराब हो जाते हैं. दूसरा, अगर प्रोडक्ट क्या है, ड्यूरेबल गुड है. ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो कि बहुत लंबी लाइफ वाले गुड्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, टेलीविजन हो गया, आपका सोफा सेट हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर्स हो गया. इस तरह की चीज़ों की सप्लाई क्या रहती है, इलास्टिक रहती है, क्योंकि ये अगर मार्केट में ज़्यादा भी आ जाए तो खराब नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ हमने वो किए फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. द नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Now first of all it becomes very important for us to understand कि cost of production क्या है. Cost of production मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर को कोई चीज़ बनाने पे कितना खर्चा आया, मतलब प्रोड्यूसर की क्या लागत है. तो अगर प्रोड्यूसर को कोई चीज़ महंगी पड़ रही है बनाने में, तो इस तरह की चीज़ों को क्या हो जाता है, अगर वो चीज़ें महंगी बन रही है तो महंगी बिकेंगी भी, तो ऐसी चीज़ों की क्या हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है. ठीक है, क्या आप बोल सकते हो अगर कोई चीज़ महंगी बन रही है तो प्रोड्यूसर के लिए भी मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों को बनाना. तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, द सप्लाई इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, supply is going to be inelastic. राइट, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सस्ती पड़ रही है, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. कुछ चीज़ें होती है जो बहुत महंगी बनती हैं, तो उनकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है. कुछ चीज़ें जैसे कि आप देखोगे हाथों से बनने वाली जो चीज़ें हैं, स्पेशली सिल्क साड़ीज हो गई, या जो हाथ से कुछ हम कार्विंग करके कोई चीज़ बना रहे हैं, मूर्ति वूर्ति बना रहे हैं, नक्काशी का काम है, तो इस तरह की चीज़ों की सप्लाई बहुत कम होती है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगा होता है, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बनती है. वहाँ उसमें प्रोड्यूसर को ही बहुत महंगा बनता है, तो वो बनाता भी क्या है, कम ही है, सप्लाई भी कम होती है. Another one is your time factor. Seventh is your time factor. टाइम फैक्टर से यहाँ पे क्या मतलब है, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बिकॉज over a long period of time more and more factors are easily available. अगर आपके पास ज़्यादा, as a producer if you have a longer time period, then the elasticity is going to be higher, right? क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है, और ज़्यादा समय है प्रोडक्शन का, तो आप ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर सकते हो, लैंड का इंतजाम कर सकते हो, लेबर का इंतजाम कर सकते हो, रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल अरेंजमेंट कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली प्रोडक्शन कर सकते हो. तो अगर प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा समय है तो सप्लाई इज गोइंग टू बी इलास्टिक. इन longer period supply is going to be elastic and vice versa, right? एंड वहीं पे अगर आपके पास प्रोड्यूसर के पास कम समय है प्रोडक्शन करने का, तो वो जल्दी से चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, जल्दी से मशीनरी का अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा. अगर बाय चांस मशीन खराब हो जाती है, या लेबर का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, या रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब इस केस में आपकी सप्लाई क्या रहती है, इनइलास्टिक रहती है, राइट? सो दिस इज योर टाइम फैक्टर. एंड द लास्ट वन इज योर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन.
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इफ द टेक्निक इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड लार्ज स्टॉक ऑफ कैपिटल देन सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक। अगर आपकी टेक्निक मतलब टेक्निक आप कौन सी यूज कर रहे हो, आप अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हो क्या बहुत ही भारी भरकम मशीनरी से हो रहा है, बहुत ही ऐसी मशीनरी से हो रहा है जिनको समझना बहुत मुश्किल है, जिन्हें चलाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास बहुत ही टेक्निकल चीज़ों से आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इस केस में सप्लाई कर जाती है इनइलास्टिक हो जाता है। क्योंकि इस तरह की टेक्निक्स को हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जो अगर आपके पास नहीं है या देश में कम है इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स, तो देन यू आर गोइंग टू हैव इनइलास्टिक सप्लाई। बट वेयर एज इसका उल्टा देखिए, अगर आपके पास ऐसी टेक्निक से आप काम कर रहे हो जो बहुत ईजी है, जिसे स्किल्ड वर्कर भी हैंडल कर सकता है, अनस्किल्ड वर्कर भी हैंडल कर सकता है, सो इन दैट केस द टेक्निक इज वेरी simple, so the production is going to be easy and the supply is going to be what? The supply is going to be elastic. So these are so complex the technique, inelastic will be supply, inelastic will be supply and vice versa. So let's repeat it once again, just revise it once again. The sixth factor affecting elasticity of supply is cost of production. If the cost of production is higher, the supply is going to be inelastic. So higher the cost of production, higher will be inelasticity, and lower the cost of production, lower will be the elasticity. Next is your time factor. टाइम फैक्टर में द longer the time period is with producer, elastic will be the supply. जितना लंबा समय प्रोड्यूसर के पास है उतना सप्लाई क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। और जितना कम समय प्रोड्यूसर के पास है उतना सप्लाई क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी। लास्ट इज योर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या मतलब है? आपकी अगर टेक्निक बहुत मुश्किल है काम करने की, अगर आपका प्रोडक्शन बहुत मुश्किल तरीकों से होता है तो सप्लाई भी क्या रहेगी? कम रहेगी, मतलब इनइलास्टिक रहेगी। और आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कुछ इस तरह की है, आप कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं कि वो बहुत ईजिली हो जाता है और कोई भी उसे कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा लेबर है, चाहे वो अनपढ़ लेबर है। तो इस केस में आपको क्या रहेगा? हर तरह का आदमी आपका प्रोडक्शन कर सकता है, तो आपकी सप्लाई क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट? Price elasticity of supply. Right? Now we are finished with lesson number 4, and there are some questions which are given to you in this chapter. So I'll be sending you the homework and you'll be doing it in your notebook. Soon we'll be starting with the next chapter. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.